हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 8 की मंजरी पाठ 18 नीट का निर्माण फिर का एक्सरसाइज करने। अगर आपने इसे प्रीवियस लेसन्स की एक्सरसाइज नहीं देखी तो उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें, आपको सभी लेसन्स की एक्सरसाइज साथ ही मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं और इस टाइप की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया है। इसमें प्रश्न अभ्यास में आपका पहला प्रश्न है कुछ करने को। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, आशावान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है विषय पर कक्षा में भाषण प्रतियोगिता आयोजित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित करना है जिसमें आपको किस टॉपिक पे बोलना है, आशावान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, इन बिंदुओं पर आप भाषण लिख सकते हैं। आशा मनुष्य का शुभ संकल्प है, प्राणियों में वह अमृत समान है। जैसे सारा वनस्पति जगत सूर्य से प्रेरणा पाता है, वैसे ही मनुष्य में आशाएं ही पूर्ण शक्ति का संचार करती हैं। मनुष्य की प्रत्येक उन्नति, जीवन की सफलता, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का संचार आशाओं द्वारा होता है। आशाएं न होती तो संसार नीरस, अव्यक्त, निश्चेष्ट सा दिखाई देता है। आशावान व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता। आशाएं जीवन का शुभ लक्षण हैं। इनके सहारे मनुष्य घोर विपत्तियों में दुश्चिंताओं को हंसते हंसते जीत लेता है। जो केवल दुनिया का रोना रोते रहते हैं उन्हें अर्धमृत की ही समझना चाहिए, किंतु आशावान व्यक्ति पौरुष के लिए सदैव समुद्धत रहता है। वह हाथ में फावड़ा लेकर टूट पड़ता है, खेतों में मिट्टी से सोना पैदा कर लेता है। आशावान व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है। वह औरों के आगे अपना हाथ नहीं फैलाता, वरन औरों को जीवन देता है। आशा और आत्मविश्वास चिरसंगी हैं। आशावादी व्यक्ति का आत्मविश्वासी होना भी असंभवावी है। आत्मविश्वास से आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। इन शक्तियों को वह जिस कार्य में जुटा दे वही आश्चर्यजनक सफलता दिखाई देने लगेगी। संपूर्ण मानसिक चेष्टाओं से किए हुए प्रयास असफल नहीं होते, किंतु निराशा व मानवीय दुर्गुण है जो वृद्धि को भ्रमित कर देता है, मानसिक शक्तियों को लुंज पुंज कर देता है। ऐसा व्यक्ति आधे मन से डरा डरा सा काम करेगा। ऐसी अवस्था में सफलता प्राप्ति कर सकना संभव नहीं है। जहाँ आशा नहीं होती वहाँ प्रयत्न नहीं। विद्वान विचारक स्वेट मार्टन ने लिखा है, निराशावाद भयंकर राक्षस है जो हमारे नाश की ताक में बैठा रहता है। निराशावादी प्रगति की भावना का त्याग कर देते हैं। यदि कभी उन्नति करने का कुछ ख्याल आता भी तो विपत्तियों के पहाड़ उन्हें दिखाई देने लगते हैं। कार्य आरंभ नहीं हुआ कि चिंताओं के बादल मंडराने लगे, पर आशावादी व्यक्ति प्रसन्न होकर अपने कार्य प्रारंभ करता है। गतिमान बने रहने के लिए मुसीबतों को सहायक मानकर चलता है। उत्साहपूर्वक अंत तक पूर्व नियोजित कार्य में संबद्ध रहता है। इसी से उसकी आशाएं फलवती होती हैं। तो इस तरह से आप जो है एक भाषण प्रतियोगिता अपने कक्षा में आयोजित कर सकते हैं और उसमें आप ये सारी बातें बोल सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपको स्वयं करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विचार और कल्पना। इसका प्रश्न नंबर 1 है, जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है वैसे ही मनुष्य अपने पक्के मकान बनाता है। बताइए एक मकान के निर्माण में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर है, एक मकान के निर्माण में पक्की ईंटें, सीमेंट, रेत, सरिया, लकड़ी, पानी आदि की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, आशा ही जीवन है पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसका उत्तर है, आशा ही जीवन है जबकि निराशा मृत्यु। संसार के सारे बड़े बड़े रचनात्मक कार्य आशावान साहसी लोगों ने ही किए हैं। आशा व्यक्ति का मार्ग दर्शन करती है। मनुष्य का भविष्य के प्रति आशावान होकर कार्य करना ही उचित होता है। यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि सभी पराक्रमी महापुरुष आशावादी थे। उन सबका दृष्टिकोण सकारात्मक था। आशा का पतवार लेकर बड़े बड़े नाविकों ने महाद्वीपों का पता लगाया। इसके प्रतिकूल निराशा जीवन का नाश करने वाली है और मनोबल गिराने वाली होती है। अतः हमें आशावादी होना चाहिए।
इसका प्रश्न नंबर 3 आपको स्वयं करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कविता से जो पूछे गए हैं उस प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसमें प्रश्न नंबर 1 है, नेह का आवाहन फिर से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, नेह का आवाहन फिर से कवि का आशय है स्नेह से युक्त होकर नए सृजन कार्य में व्यस्त होना। ठीक है, तो नेह का आवाहन फिर से कवि का आशय है स्नेह से युक्त होकर नए सृजन कार्य में व्यस्त होना। नेक्स्ट प्रश्न है, निराशा में आशा का संचार किस रूप में होता है? तो इसका उत्तर है, कवि के अनुसार निराशा में आशा का संचार प्रेम और स्नेह के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में आए हैं, लिखिए। तो इसमें देखो कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको समझ के अपनी जो पाठ्यपुस्तक में कविता है उसमें से जो सेंटेंसेज में ये भाव निकल रहे हैं उसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है, घोर तूफान और रात्रि के कष्टों से भयभीत जन में उषा अपनी सुनहरी किरणों से नई आशा भर देती है। तो ये किस लाइनों में है? तो कविता में लाइन है, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कड़कड़, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर। नेक्स्ट प्रश्न है, तेज आंधी के झोंकों के चलने से जब बड़े बड़े पेड़ पर्वत कांपने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तब तिनकों से बने हुए घोंसले की क्या स्थिति होगी? तो यहाँ पर इस आपकी कविता में क्या सेंटेंसेज है उसके लिए, बह चले झोंके की कांपे भीत कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़े पुखड़ कर, फिर गिर पड़े टूटे बिटवर, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसले पर क्या न बीती। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप अपनी कॉपी पे लिख लें। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे की है? तो इसका उत्तर है, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रिया की उपमा कवि ने नीड़ का निर्माण फिर और नेह का आवाहन फिर से की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर क है, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। ठीक है, इसमें भाव क्या है, धूल युक्त बादलों ने धरती पर इस प्रकार घेरा डाल दिया है मानो दिन में रात बदल गया हो और रात का अंधकार और बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है इसका भाव, धूल युक्त बादलों ने धरती पर इस प्रकार घेरा डाल दिया मानो दिन रात में बदल गया हो और रात का अंधकार और बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था? तो इसमें क्या है इसका भाव, आशा रूपी पक्षी तू अब तक कहाँ छिपा था, जो आकाश पर चढ़कर गर्व से बार बार सीना तानता है। ठीक है, तो क्या है इसका भाव, आशा रूपी पक्षी तू अब तक कहाँ छिपा था, जो आकाश पर चढ़कर गर्व से बार बार सीना तानता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा में ध और भ की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति मीन्स क्या होता है, बार बार एक शब्द को दोहराना। इससे पंक्ति में एक सरसता आ गई है। बताइए यहाँ किस प्रकार का अलंकार प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें अलंकार बताना है। जब भी एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका उत्तर आप लिख देंगे, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, कविता में फिर जन जन तथा कड़ कड़ का प्रयोग हुआ है। फिर निर्माण करने की क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, जबकि जन जन से प्रत्येक जन और कड़ कड़ से प्रत्येक कड़ का बोध हो रहा है। इसी प्रकार नीचे लिखे पुनरुक्त शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही शब्द दिए गए हैं, उसका आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। आप इसके अलावा भी दूसरे वाक्य बना सकते हैं। तो इसका उत्तर है घर घर। तो इसका जो है वाक्य प्रयोग रहेगा, राम के राज्याभिषेक पर अवध में घर घर खुशियाँ मनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट है छड़ छड़। युद्ध के मोर्चे पर छड़ छड़ की खबर रखनी पड़ती है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। भाई भाई
हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत पुराना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लें। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कविता को पढ़िए। यहाँ पर एक कविता दी गई, उसे आपको ध्यान से पढ़ना है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल, विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। ठीक है, तो ये एक पोयम दी हुई थी, इसे पढ़ना था। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर जो कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उसका अर्थ आपको लिखना है। तो पहला है रजनी। रजनी का अर्थ होता है रात। नवल का अर्थ होता है नया। प्रभात का अर्थ होता है सवेरा। गात शरीर, इसका अर्थ हो गया शरीर। ज्वाला का अर्थ हो गया अग्नि। स्पंदित का अर्थ हुआ धड़कता या जीवित। ठीक है, और भूमा का अर्थ हो गया ऐश्वर्य। तो इस तरह से आप अन्य शब्द भी लिखकर उसका अर्थ लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे जो ऊपर हमने कविता पढ़ी थी उसी का सार आपको यहाँ पे लिखना है। क प्रश्न भी उसी से संबंधित है, उसी के ही शब्दार्थ उसमें लिखे गए हैं। ठीक है, तो ख प्रश्न भी उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका सार आपको लिखना है। तो इसका सार है, कवि कहता है कि दुख की रात्रि में ही कहीं सुख का नया सवेरा जन्म लेता है। यह एक झीना पर्दा है जिसने दुख रूपी नीले निशान के पीछे सुख रूपी शरीर छिपा रहता है, जिसे मनुष्य अभिशाप समझता है। वही जगत की ज्वाला रूपी जीवन का मूल होता है। ईश्वर के इस रहस्य रूपी वरदान को भूलना नहीं चाहिए। जीते जागते विशाल विश्व में अनेक विषमताएं हैं जो जग की पीड़ा का कारण है। दुख या सुख के विकास का सत्य है और यही ऐश्वर्य का दान है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी कविता का आपका सार है। और इसी कविता से संबंधित एक और प्रश्न है, कविता पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। आपको उस कविता को पढ़ना है और उससे जो है आपको कुछ प्रश्न भी बनाना है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात से कवि का क्या तात्पर्य है। एक प्रश्न ये बन गया। और दूसरा प्रश्न है, जग की पीड़ा के क्या कारण हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी प्रश्न कविता से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता को उचित शीर्षक दीजिए। अब वहाँ पर उस कविता को आप पढ़ लिए, उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर दिए, उसका सार भी लिख दिए, उसका अर्थ भी लिख दिए, क्वेश्चन भी बना लिए। अब यहाँ पर आपको उस कविता से जो है पढ़ने के बाद उसका आप क्या शीर्षक देना चाहेंगे। आप इसके अलावा भी दूसरे शीर्षक लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर है सुख दुख। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपकी एक्सरसाइज इस चैप्टर की कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।